हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आपको गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट था मिल चुका था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाए थे। आशा करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल हैं उसको आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए इस वाले टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। कार से रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज कार्य। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा है। बस इसे क्या करेंगे, इसके तरीकों को समझेंगे और बाकी आपको इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कार से रिलेटेड। फिर अगले जो लाएंगे वो आपको एनर्जी के लिए लाएंगे, उसके बाद आपको पावर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कार्य है। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि कार्य कहते किसको, कार्य कहते किसको है। आपको पता होगा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खाना पीना हंसना रोना जो भी हो ये सब क्या तो कार्य होता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। एक्चुअली फिजिक्स में जो होता है वो कार्य इसे नहीं कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। कार्य फिजिक्स में कैसे होगा उस पर ध्यान देना है। मान लेते हैं एक सरफेस ले लेते हैं, एक सरफेस इस तरह से हमने एक सरफेस ले लिया। इस सरफेस पे क्या रख दिया, एक वस्तु को हमने रखा। ठीक है। इस वस्तु का अगर मान हमने मान लिया m, अगर इसका भार पूछे तो कितना हो जाएगा, तो भार हमेशा क्या रहता है mg। और भार लगता क्या है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण करने का मतलब नीचे की ओर लगेगा ना, तो यहां पर आपका भार हो जाएगा कितना लगेगा mg। अगर चेक किया जाए, अगर वस्तु यहां पर इस वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, अगर वस्तु कुछ दूरी तय कर ले तब कहेंगे कि इस फोर्स के द्वारा कुछ कार्य किया गया। किस पे, इस वस्तु पे। तो फिजिक्स में हम जनरली यह बोल सकते हैं कि कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे और वो वस्तु विस्थापित होगा, तब कह सकते हैं कि कार्य हो सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए। जैसे एक बात फॉर्मूला देख लेते हैं, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। यहीं से आप देख सकते हैं कार्य कब होगा, जब बल लगेगा किसी वस्तु पर, उसके बाद उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है तो मान लेते हैं वहां पर कार्य का मान कितना है, 0 है। तो अभी जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे पिछले वाले क्लास में, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, खाना हंसना रोना, ये सब क्या कार्य है, ऐसा कार्य नहीं है। ये सब फिजिक्स में जो होता है कार्य इसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु कुछ दूरी तय करता है, तो क्या हो जाता है, वो कार्य होता है। किसके द्वारा, इस बल के द्वारा इस वस्तु पर कुछ कार्य होता है। अब यहाँ पर कितना कार्य होता है, जब आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा तब समझ में आएगा कि अब कार्य का मान कितना होगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान समथिंग दे दे, बल का मान कुछ दे दे, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ दे दे, तो कार्य का मान कितना होगा। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स। यहाँ से बात करें कि W बराबर F इंटू S है, W बराबर बल गुने विस्थापन। देखिए W को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, F को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, और S को बोलते हैं विस्थापन। क्या बताएं आपको, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम होगा। जिधर बल लगेगा वस्तु उधर ही विस्थापित होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर यहाँ से बात करें कि देखिए बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे का क्या है, गुणनफल है, तब क्या निकलेगा, हमारा कार्य निकलेगा। तो यहां से एक बात हम लिख सकते हैं क्या, इन फिजिक्स वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया है, कार्य क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, किसके गुणनफल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से आप इस तरह भी लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान में कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। क्या कहा गया है, भौतिक विज्ञान में जो बल होगा वो भौतिक विज्ञान में जो कार्य होगा वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। यहां तक आप लोग समझ में आया होगा कि बल जो रहेगा उधर ही रहेगा जिधर
विस्थापन होगा, तब क्या होगा, और टोटल उस वस्तु पर कार्य का होना हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो कार्य का जब एसआई यूनिट पूछा जाए, W, कार्य का जब एसआई यूनिट पूछा जाए तो कार्य बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस, तो F का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और विस्थापन का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा कार्य का वो न्यूटन और मीटर के बराबर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूटन मीटर जो होता है जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जब एसआई यूनिट का बात करें और कार्य का एसआई यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा यहां से न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो आपको पता होगा सीजीएस मात्रक के बारे में। सीजीएस में ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर कहने का मतलब है लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक है ना। तो यहां से देखिए जब इसका सीजीएस यूनिट निकालेंगे, W का सीजीएस यूनिट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, फिर से एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा F इंटू एस का। उसके बाद देखेंगे इसका सीजीएस यूनिट, बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और समय का सीजीएस यूनिट, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो विस्थापन का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, डायन नहीं डाइन होता है। ठीक है, डायन वो वाला डायन नहीं होता, डाइन होता है। तो इसका सीजीएस जो मात्रक होगा वो डाइन सेंटीमीटर होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है उसी तरह डाइन सेंटीमीटर जो होता है अर्ग के बराबर होता है। डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं एसआई यूनिट पूछेगा कार्य का तो न्यूटन मीटर या जूल, सीजीएस यूनिट पूछेगा कार्य का तो डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो आगे देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। सीजीएस यूनिट देख लिए हम लोग, एसआई यूनिट भी देख लिए। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहला जो पॉइंट हमारा है उस पर ध्यान देना। एक आपको पता होगा कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसे आप रट लीजिएगा। फिर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, या बोल सकते 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो देखिए ध्यान से यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर, चलिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। छोड़िए, उसके बाद 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में सेंटीमीटर निकालें तो सेंटीमीटर में गुना 100 करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर इसे चेंज कर दें तो यह हो जाएगा 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। इतने सारे बात आपको जरूर समझ में। अब क्या करते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज और आपको याद होगा, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 के पावर 5। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 के पावर 5। अगर बोले 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो एक चीज और याद रख लीजिएगा यहां से, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। अगर कहे कि कैसे होता है तो इसको भी आपको डिफाइन करके दिखाया जाएगा, बस यहां पे ध्यान दीजिएगा। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है, याद रखने वाली बात है। अगर इसे डिफाइन करना है तो आप यहां से लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन, यहां से देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, जूल एंड अर्ग, ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताया जा रहा है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं, हमें पता है। अगर यहां से चेक करें क्या निकालना है, जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल। अब यहां से एक बात आपको याद रखना है,
जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन निकालना है, तो जूल को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो जूल को हम लोग लिख सकते हैं, एक पता होगा आपको, न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। अगर बात करें इसको सीजीएस यूनिट में लिखना चाहे, सीजीएस यूनिट में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? न्यूटन जो होता है कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के। तो न्यूटन के जगह पर, यहां पर देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझा रहे हैं, न्यूटन के जगह पर हम लोग लिख दिए 10 के पावर 5 डाइन। यहां चेक कर लीजिए, न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। मीटर का बात करें तो मीटर में देखिएगा ध्यान से, कितना सेंटीमीटर होता है? सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं दोनों का, कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10 के पावर 2 यहीं पे लिखना है, गुना में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और बराबर में क्या लिखना है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां 10 के पावर 2, यहां 10 के पावर 5, यहां 10 के पावर 2। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डाइन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? देखिए यहां से लिख सकते हैं 10 के पावर 7 और डाइन, और फिर क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर, और बराबर में लिख सकते हैं जूल। कोई दिक्कत? अगर चेक करें कि डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, तो डाइन सेंटीमीटर आपका अर्ग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहां पर 10 के पावर 7 अर्ग बराबर 1 जूल। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? तो यहां से लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? तो 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। अगर कोई निकालने के लिए कह दे तो आप इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हो। चलिए इसे फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपको बताएंगे। चलिए हो गया। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। अब हमें क्या करना है, एक यहां से आपको एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, वर्क बराबर कार्य बराबर, कार्य बराबर एक फॉर्मूला बताया है, W बराबर F इंटू एस। तो क्या यह फॉर्मूला हर जगह काम करेगा या नहीं करेगा? हर जगह वैलिड है या नहीं? तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आप, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि काश का यह फॉर्मूला F इंटू एस हर जगह वैलिड है या नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यह फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। आप इस फॉर्मूला से सभी जगहों पे कार्य का मान नहीं निकाल सकते। सबका इस फॉर्मूला की वजह से सिर्फ उसी जगह पे कार्य का मान निकाला जा सकता है जहां पर बल और विस्थापन दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन, यानी जिधर वस्तु पर बल लगाया जाए विस्थापन की दिशा भी उधर हो। यानी कहने का मतलब है कि यह फॉर्मूला कब वैलिड है? जब बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा सेम हो, क्या हो? समान हो। बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? समान। क्या बोल सकते हैं कि यह फार्मूला कहां पर वैलिड है? तो यह फार्मूला उसी जगह वैलिड है जहां बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? समान हो, बराबर हो, एक ही डायरेक्शन में हो। अगर डायरेक्शन विपरीत हो गया, यानी बोल सकते हैं कि अगर बल की दिशा, इस प्रकार डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे कि एक मान लेते हैं इस तरह से एक सरफेस ले लेते हैं, इस सरफेस पे क्या रख देते हैं? एक वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, इस वस्तु का हम लोग देखिए मास दे देते हैं कितना? m। मास कितना ले लेते हैं? कैपिटल M ले लेते हैं। अब कहें कि इस पर एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स। और इस विस्थापन कहां हो रहा है? इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी। तो कह सकते हैं कि जिधर या फोर्स लगा तो विस्थापन भी उधर ही लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बल का मान, काज का मान निकलेगा, इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाए, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम ना हो, बराबर ना हो, तो आपके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला से आप सारे कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला से आप सारे तरह के जितने भी कार्य का
व्यंजक निकालेगा, या बोल सकते हैं जितने भी कार्य का मान निकालना हो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप किसी भी जगह पर कार्य का मान निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से आप किसी भी जगह पर कार्य का मान निकाल सकते हो, चाहे वो किसी तरह। अगर यहीं पर कार्य का मान निकालने के लिए बोल दे और थीटा का वैल्यू पूछ दे आपसे, तो आपसे यहां से पता हो जाना चाहिए कि देखिए यह जो इधर जा रहा है, कहने का मतलब डायरेक्शन यहाँ पे है और उसका विस्थापन की भी दिशा भी सेम है। तो कहने का मतलब है कि यदि यहां से पूछ दे आपसे कि यहाँ इस दोनों के बीच में यह रेखा बल का रेखा और विस्थापन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो देखिए कोण का मान पूछा है ना, तो देखिए इधर ही विस्थापन है उसी रेखा में और बल भी उसी रेखा में, तो दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या? नहीं है। तो दोनों के बीच में जब एंगल नहीं है तो जीरो हो जाएगा थीटा का वैल्यू, और थीटा का वैल्यू जीरो तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, अब 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा कितना? W बराबर F इंटू एस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आगे बात करें तो उस पर ध्यान देना है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि यहीं पर जो फॉर्मूला लागू है जहां पर बल और विस्थापन की दिशा सेम होगा। अगर बल और विस्थापन की दिशा सेम नहीं है तो आप यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, आपको यह फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। तो देखिए और बहुत सारे कंडीशन है, उस पर ध्यान देते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखें। चलिए तो अब हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताए थे क्या, जब बल और विस्थापन की दिशा सेम हो तो आप Fs cos थीटा Fs यूज कर सकते हैं W बराबर। अगर बल और विस्थापन की दिशा सेम ना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? तो क्या यूज कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हो जाएगा आपका Fs cos थीटा कितने के बराबर? तो W के बराबर। इसको अगर क्लियर करना चाहे तो एक आप डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम पे आप उसको सरफेस पे क्या रखिए, एक वस्तु को रखिए सरफेस पे एक वस्तु को रखिए, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर मान लेते हैं इस वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा रस्सी के माध्यम से खींचा जा रहा है। यहां पर एक रस्सी लगा देता है और व्यक्ति जो है खड़ा है। व्यक्ति क्या है? खड़ा है। जब व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उस रस्सी के माध्यम से, यहां पर रस्सी बांधा हुआ है, एक डोरी बांधा हुआ है, उससे खींच रहा है, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर एक आदमी है, मैन, ठीक है। यह व्यक्ति जो है इस वस्तु को इस रस्सी के माध्यम से खींच रहा है। तो बताइए यह जो वस्तु है गमन करेगा इस तरह से, डायरेक्शन तो इसका सेम होगा, डायरेक्शन इस सरफेस पे होगा, यानी घसकेगा तो इधर जाएगा, यानी उसका दिशा तो इधर होगा, विस्थापन। लेकिन क्या उसकी बल की दिशा क्या इधर है? बल इधर लग रहा है क्या? इसके सामने लग रहा है? नहीं लग रहा। बल कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यह विस्थापन और यह बल के बीच में एक एंगल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यह भी तो विस्थापन है ना, इसके समांतर ले सकते हैं। अगर बल यहां लगता तो आप थीटा बराबर जीरो ले सकते थे, लेकिन बल यहां ना लग के बल इस तरह लग रहा है तो आप थीटा बराबर जीरो नहीं लिखिएगा। तो जब थीटा बराबर जीरो नहीं लिखिएगा तो कितना है, यह जो m या वस्तु है, यहाँ पर जो आदमी है वो आदमी क्या कर रहा है, इस वस्तु को खींच रहा है। कितने बल से खींच रहा है? F बल से। तो यह बल और विस्थापन के बीच में एक एंगल बनेगा, और जो भी होता है एंगल, जो भी बल लगता है वस्तु के सेंटर से, और विस्थापन भी नापते हैं तो वस्तु के सेंटर से ही नापते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस विस्थापन और इस वस्तु के बीच में एक एंगल काम करेगा, उस एंगल का नाम क्या देते हैं? थीटा। तो देखिए इसी तरह एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, उस फॉर्मूला का नाम हम बोल सकते हैं W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से कार्य जो होगा वो पॉजिटिव भी होता है, कार्य जो होगा वो नेगेटिव भी होता है, और कार्य जो होगा वो जीरो भी होता है, ठीक है। यह जो फॉर्मूला आपका आया है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, तो F को हम लोग बोलते हैं बल, S को बोलते हैं क्या, विस्थापन, और थीटा को बोलते हैं बल तथा विस्थापन के बीच बना कोण। क्या बोल सकते हैं? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां से आप याद कर सकते हो कि जब
दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन कोई एंगल आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल ना हो तो आप F इंटू एस यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ से बता देते हैं कि आप हर समय यही फॉर्मूला याद रखिएगा तो हर जगह पे ये फॉर्मूला काम करेगा। एक बात और, बल्ब चार्ज होता है पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है, चार्ज क्या होता है जीरो भी होता है। तो ये तीनों कंडीशन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा है कि चार्ज कब जीरो होगा, चार्ज कब पॉजिटिव होगा और चार्ज कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि बात सारी समझ में आई होगी। तो देखिए चार्ज कब जीरो होगा, चार्ज कब पॉजिटिव होगा, चार्ज कब नेगेटिव होगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बल्ब भी कभी कभी जीरो हो जाता है, ठीक है, बल का मान भी जीरो हो जाएगा, बल का मान भी नेगेटिव होता है और बल का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब बल का मान नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है तो चार्ज का मान भी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, अलग अलग तरीका से सारे को चेक करेंगे, पॉजिटिव को भी चेक करेंगे, नेगेटिव को भी चेक करेंगे और जीरो को भी चेक करेंगे। तो इसके आगे देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। डायग्राम को क्या किया है, सरफेस पे रखें, किसको प्रूव करने के लिए, यह जो होता है चार्ज जब प्लस में कब होगा, माइनस में कब होगा और जीरो में कब होगा, इसे आप साबित करने के लिए। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम को हम कितना केजी का लिए हैं, इस वस्तु को कितना केजी का लिए हैं, तो इस वस्तु को लिए हम लोग 10 केजी का। इस वस्तु में 10 न्यूटन का बल लगाएं तो यह वस्तु विस्थापित हुआ। जब वस्तु विस्थापित हुआ तो कितना मीटर विस्थापित हुआ, 2 मीटर, ठीक है, वस्तु 2 मीटर विस्थापित हुआ। अब यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है ना, जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है ना, तो उसके पास एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल भी लगता है। कौन सा बल लगता है, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल लगता है। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, घर्षण बल जो होता है ना वो ठीक गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर कोई वस्तु इधर जाएगा तो घर्षण बल की दिशा इधर होगी, अगर कोई वस्तु इधर आएगा तो घर्षण बल की दिशा उधर होगी। यहीं पे आप चेक कर सकते हो कि वस्तु इधर गमन कर रही है तो घर्षण बल की डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो ये आपको जो घर्षण बल को हम डिनोट किए स्मॉल एफ से, इसे आप स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स है। यह जो mg पे ध्यान देना है, mg क्या लिखा, mg कहने का मतलब है कि वस्तु पर कुछ भार है। और भार को हम लोग देखिए, भार कहने का मतलब किसी वस्तु का भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब भी कोई वस्तु भार है तो वह उस वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से नीचे की ओर खींचता है। यहाँ पर तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम रख देंगे कोई वस्तु को, यहाँ पे अगर इसे छोड़ेंगे तो यह नीचे आएगा। नीचे आया कहने का मतलब इस पर कोई वेट लग रहा है, वेट कब लगेगा, जब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो m भार से आएगा और g गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो सॉरी m द्रव्यमान का वस्तु है और g गुरुत्वीय त्वरण लगा तो टोटल का टोटल भार कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भार लगा वो कितना लगा है, mg। अगर mg को आप हटा करके आप 10g भी लिख सकते हैं, क्योंकि m का वैल्यू कितना है, 10 है और g का वैल्यू ऑलरेडी g है, तो आप लिख सकते हैं 10g, ठीक है। m का वैल्यू कितना है, 10 है और g का वैल्यू ऑलरेडी g है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो 10 ही आपका टोटल का टोटल वेट हो जाएगा। कंडीशन देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, कहने का मतलब है वर्क है, यानी कार्य का मान निकालेंगे कितने फोर्स पे, 10 न्यूटन पे। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि भार पे हम लोग कार्य का मान निकालेंगे। थर्ड कंडीशन है घर्षण पे हम लोग कार्य का मान निकालेंगे। अब देखते हैं कि किस पे क्या निकलता है, चलिए तो देखते हैं। आपको आशा करते हैं कि जो डायग्राम है वो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, उस पर हम लोग गौर करेंगे, तीनों को क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे सबसे पहले आगे क्या करेंगे, हम लोग वर्क पे निकालते हैं, कार्य का निकालते हैं, किस पे, 10 न्यूटन पे। अगर 10 न्यूटन पे निकाले तो आपको एक पता होगा, एक फॉर्मूला पता होगा, क्या, W बराबर F इंटू एस का कॉन्सेप्ट पता होगा। जब W बराबर F इंटू एस का कॉन्सेप्ट पता है, पहला कंडीशन है किस पे है, 10 न्यूटन पे निकालना है, 10 न्यूटन पे निकालना है, तो फॉर्मूला पता है W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर F इंटू एस से काम बन सकता है, कब बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम और बल का दिशा भी सेम। तो देखिए कितना न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन, विस्थापन कितना मीटर है, 2 मीटर। अगर ओवरऑल वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका 20 जूल आ गया। क्या यह मान पॉजिटिव में आया, नहीं आया, आया ना। जब पॉजिटिव में आया तो ये पहला जो आएगा, बोल सकते हैं कि कार्य का मान हम क्या बताए थे आपको, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव चेक करना हो या जीरो चेक करना हो, दूसरा कंडीशन पे क्या था, दूसरा कंडीशन था भार पे, भार पर निकालना है, किसका वैल्यू, वर्क का।
अगर कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि यहाँ पर भार पर निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे, यही हमारा भार है, इस पे चेक करना है। अगर भार पे निकाले तो फॉर्मूला वही निकालना होगा, W बराबर एफ इंटू एस। एफ की जगह पर आप लिख सकते हैं कितने न्यूटन का भार लग रहा है, mg, और इंटू क्या हो जाएगा, s। अगर यहाँ चेक करें तो m का वैल्यू आपको पता है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, m का वैल्यू आप लोग चेक करके डाल सकते हो, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद आप s का वैल्यू 2 डाल सकते हो। अगर नहीं डालने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज और चेक करिएगा, बल की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है, वस्तु को निकाल कहाँ रहे हैं, नीचे की ओर। अगर यहाँ सरफेस ना हो, छोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे की ओर। बल का डायरेक्शन और विस्थापन का डायरेक्शन क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है। कब कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जब न्यूटन यानी 10 न्यूटन पे लगाने के लिए बोलेगा तब। लेकिन यहाँ पर बोला है ये mg पे, भार पे। तो बताइए क्या भार और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, भार का इधर और डिस्प्लेसमेंट का इधर। अगर चेक करें आपके हिसाब से कि भार इधर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इधर और भार इधर, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, कितना है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और यही भार पे आपको निकालने के लिए बोला है। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला है एफ इंटू एस से क्या ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जब ज्ञात नहीं कर सकते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप डाल सकते हैं, कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका जो कांच का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, किस पे, भार पे। तीसरा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, किस पे निकालना है, घर्षण पे। तीसरा कंडीशन हमारा घर्षण है, घर्षण पर देखेंगे, फॉर्मूला वही लिखेंगे एफ, उसके बाद कितना लिखेंगे एस, उसके बाद भी देखिए डायरेक्शन इधर, घर्षण बल की दिशा इधर, दोनों सेम नहीं है। यानी देखिए विस्थापन इधर, घर्षण बल की दिशा इधर, दोनों सेम नहीं है। क्या बोल सकते हैं, यहां से बल भी निकाल सकते हैं, बल की दिशा इधर, बल की दिशा इधर और घर्षण इधर, तो दोनों सेम नहीं है ना। जब दोनों सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एफ एस कॉस थीटा लगाइएगा। जब सेम होगा तभी लगा सकते हैं। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, घर्षण बल। तो घर्षण बल की दिशा इधर है ना, विस्थापन, विस्थापन कहाँ है, इधर है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आप कौन सा थीटा लगाएंगे, एफ एस कॉस थीटा। अगर चेक करें बल कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा, माइनस में नहीं लिखा हुआ है कि आप डायरेक्शन से बोल रहे हैं कि इधर गमन करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, इधर गमन करेगा तो नेगेटिव लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जो मान दिया उसको लिखकर चलते रहिएगा। एस कितना मीटर, 2 मीटर। अब कॉस थीटा पे आते हैं, कॉस कितना डिग्री लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये इधर आया और ये इधर गया, अगर दोनों के बीच में एंगल बना है तो कितना डिग्री बनेगा, 180। एक बात पता होगा आपको, 180 का वैल्यू होता है -1। अगर गुना करे तो क्या माइनस में या वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। जब माइनस में आएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला का पॉजिटिव में आया, दूसरा मान 0 आया और तीसरा मान क्या आ गया, माइनस में। तो इस प्रकार हम तीनों मानों के चेक करके आपको बता दिए कि कांच का मान प्लस भी आ सकता है, कांच का मान माइनस भी आ सकता है और कांच का मान 0 भी आ सकता है। उसी प्रकार बल का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, बल का मान नेगेटिव भी होता है और बल का मान 0 भी होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, तीनों टिप्स जो है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को फिर से आप नहीं समझ में आता होगा तो फिर से आप पीछे बैक करके ये तीनों क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ अगला पॉइंट्स आपको समझाएंगे। चलिए तो दोनों क्वेश्चन को देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 50 जूल हो तो विस्थापन और बल की दिशा के बीच एंगल का मान कितना होगा। एफ और एस के बीच जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू पूछा है। कितना जूल का कार्य हो रहा है, 50 जूल का। कितना मीटर विस्थापित हुआ, 10 मीटर। और कितना न्यूटन बल लग रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, 10 मीटर। अगर चेक किया जाए, फॉर्मूला आपको पता है, कोण का मान निकालना है तो एक फॉर्मूला पता है आपको कार से रिलेटेड, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। W के कार का वैल्यू दे दिया आपका 50 जूल, एफ का वैल्यू देखिए कितना न्यूटन दिया है, 10 न्यूटन। कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, तो 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। कॉस कितना डिग्री का मान पूछा है, नहीं पता है, कॉस कितना डिग्री पर वो रहेगा, तो थीटा ही रखने देते हैं। अगर चेक करें तो 10 दहा 100, 10 दहा 100, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50, यहाँ लिख सकते हैं 100 और गुना में लिख सकते हैं कॉस थीटा। अगर इसको इधर लाएं तो 50/100 और बराबर में आपका आ जाएगा कॉस
थीटा। अगर चेक करें तो आपको ध्यान देना है 1/2 आ गया, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/2 किसका वैल्यू है, cos 60 डिग्री का वैल्यू। cos कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया, 60 डिग्री। यहां तक आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगी। क्या किए, W बराबर एफ cos थीटा रखें, W का मान दिया था, बल का मान दिया था, स्थापन दिया था, थीटा का वैल्यू निकालना था। 10 10 100, जब इसको इधर लाएं तो 1/2 आया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले इसे चेक करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे भी समझेंगे हम लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ना आपको नंबर नजर आ रहा है, ना कोई नंबर है ही नहीं, तो कितने लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी था। तो बस इसे समझना है, इस बातों को, जितने बात लिखे हुए हैं। जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, मान लेते हैं एक पिंड का द्रव्यमान हम लोग m है, ठीक है, मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान कितना मान लिए m। उसके बाद बोला गया ऊपर की ओर फेंका जाता है, चलिए इसको ऊपर की ओर इस तरह से हम फेंक दें, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा। बताइए, इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ लगेगा, mg के साथ लगेगा नहीं लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यानी इसके द्वारा किया गया कार्य का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से फिर से इसे। क्या कहें, एक वस्तु है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया, उस वस्तु का हम कितना मान लिए, द्रव्यमान m मान लिए, मास उस पर कितना लग रहा है, mg, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर यहाँ पर चेक करें कि मास कितना हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार डायग्राम को फिर से समझा रहे हैं। द्रव्यमान कितना, m, इस पर देखिए मास कितना लगेगा, mg, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको कहां फेंका जाएगा, ऊपर। अगर चेक करें, अगर मान लेते हैं कि यह जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, यह गुरुत्वाकर्षण जो है इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। इसको नीचे की ओर खींचना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो वस्तु है या व्यक्ति है, इस वस्तु को 10 न्यूटन बल लगाकर ऊपर की ओर खींचे, 10 न्यूटन बल लगाकर कहाँ खींचे, ऊपर की ओर खींचे, तो बताइए दोनों स्थिति में कार्य का मान कितना हो। यह 10 न्यूटन की बल लगाकर नीचे की ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और यह 10 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो क्या वस्तु ऊपर या नीचे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जितना बल यह नीचे की ओर लगा रहा है उतना बल यह ऊपर की ओर लगा रहा है। तो दोनों स्थिति में वस्तु का कोई कार्य नहीं होगा, तो इस स्थिति में वस्तु का मान कितना हो जाएगा, 0। लेकिन कहा क्या गया है कि mg, इस गुरुत्वाकर्षण भार के द्वारा, लेकिन वस्तु को तो कार्य करवाना है ना। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण पूछा है, तो ध्यान दीजिए कि यह तो 10 न्यूटन का नीचे लगा रहा था, या 10 न्यूटन का ऊपर। अगर थोड़ा सा अगर मान बढ़ा दे, या प्लस 2 न्यूटन और कर दे, तो 2 न्यूटन और कर देंगे और 12 न्यूटन का बल लगाकर यह व्यक्ति वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेगा, तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा कहने का मतलब है कि कुछ दूरी और गमन करेगा, तो यहाँ पर कार्य का मान होगा ना, तो कार्य होगा। अब यहाँ देखते हैं कि टोटल का टोटल वैल्यू कितना आता है, माइनस में आता है या प्लस में आता है, ठीक है। माइनस में जो भी मान आएगा, चाहे माइनस में आएगा चाहे प्लस में आएगा, क्योंकि ना वैल्यू दिया था कितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ना कितना न्यूटन का कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा है। चेक करते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर F इंटू एस और कॉस थीटा का। कार्य का मान पूछा है, देखिए बल कितना न्यूटन का लग रहा है, इस पे ध्यान देना है। बल जो लग रहा है इसके कारण लग रहा है कितना न्यूटन का, 12 न्यूटन, सॉरी, बल कितना न्यूटन का लगाकर ऊपर की ओर फेंक रहा है, बल कितना न्यूटन लगाकर ऊपर की ओर फेंक रहा है, 12 न्यूटन, 10 प्लस 2 12, ठीक है। कितना दूरी विस्थापित हुआ, चलिए यहाँ पर दूरी और बल को छोड़ ही देते हैं, हमको मान निकालना है माइनस और प्लस का। बल भी मान लिए F, विस्थापन मान लिए S, कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं, कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके द्वारा बोला है ना, इसके द्वारा बोला है, इसके द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से आप चेक करिएगा, तो इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बोला है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, इसके द्वारा पूछा, तो इसके द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180। बताइए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू माइनस में आएगा या नहीं आएगा, क्या दिक्कत है, -1 वैल्यू आया। cos 180 क्यों लिए, क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बोला है कि
गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा हम कितना लिख सकते हैं 180, और 180 का वैल्यू होता है -1, और -1 कहने का मतलब यहाँ पर कोई और संख्या नहीं है जो माइनस में है, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है, सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसमें आने वाला है, माइनस में। तो आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगर देखिए सेकंड कंडीशन क्या कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं बोलता है इस वस्तु के कारण, तो वस्तु के कारण बोलता है तो ऊपर की ओर जाता है, यानी नीचे की ओर तो होता नहीं, यानी यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। जब यहाँ से ज्ञात करते हैं तो इसके और इस मतलब यह विस्थापन और बल दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता और वैल्यू क्या आ जाता, पॉजिटिव में आता। लेकिन इसके कारण पूछा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो 180 होगा, और वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस प्रकार से यह भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप क्वेश्चन को माइनस में आप आंसर कर सकते हो जब गुरुत्वाकर्षण के कारण बोलेगा तब। अगर सेकंड क्वेश्चन इसका चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इस पे देखिए, बस इसका नंबर चेंज करेंगे हम। नंबर चेंज करके क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर काश का मान बदल देते हैं आप लोग के लिए, इसे सॉल्व करिए तब तक हम क्लियर करते हैं बोर्ड को। बस यहाँ पर काश का मान दे देते हैं 100 जो। आप देखिएगा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए बनाइए। हो गया, बहुत अच्छा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। W का मान दिया गया, कितना जूल का कार्य हो रहा है, 100 जूल। F का वैल्यू कितना है, कितना न्यूटन बल लग रहा है, 10 न्यूटन। विस्थापन कितना मीटर, 10 मीटर। इसे चेक करेंगे cos थीटा, 10 से 10 क्लियर हो गया तो 1 आया ना यहाँ पे, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका cos थीटा। अब बताइए cos थीटा बराबर 1 आया है तो cos थीटा बराबर cos कितना लिख सकते हैं, 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जब यह क्वेश्चन आया और दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए सामने सामने का, तो कितना डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा आपका वो ऊर्जा से रिलेटेड आएगा, तो ऊर्जा से हम लोग रिलेटेड सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। शायद ऊर्जा और शक्ति एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगला वीडियो भी हमारा देखिए। लेकिन इसके पहले आपको एक और वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया जा चुका है, जो विद्युत से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल का भी क्लास आप लोग जरूर देखिए, और यह वीडियो दोबारा देखिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आएंगे।